वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रांडेड फिजिक्स पर। तो हम चलते हैं टॉप 2000 सीरीज़ के सीरीज़ नंबर तीसरे पर चलते हैं। और जो 2000 सीरीज़ चल रही है, ये मतलब 2000 क्वेश्चन चल रहे हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन, तो 2000 क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, आदर्श गैस की अंतर्गुजर निर्भर करती है। आदर्श गैस की अंतर्गुजर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं, आदर्श गैस की अंतर्गुजर निर्भर करती है। तो हम भाई बताते हैं, कुछ आदर्श गैस की अंतर्गुजर निर्भर करती है केवल ताप पर, ना कि दाब, ना आयतन, ना अवधि पर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो भाई पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टा को E बराबर 20sin300t से निरूपित किया जाता है, तो एक चक्र में वोल्टा का औसत मान। तो बता दें भाई, एक चक्र में वोल्टा का औसत मान 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एफ साइलन नोट की विमा बताइए। तो भाई बताइए, तो चलते हैं भाई, अपन लोग निकालते हैं एफ साइलन नोट की विमा और बता दें एफ साइलन नोट का मात्रक बताना चाहता हूँ। एफ साइलन नोट का मात्रक कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और कूलॉम स्क्वायर निकाल लें। कूलॉम स्क्वायर है ए टी का होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन का mL/T-2 इंटू L2। तो इसमें आ जाएगा m80 अपॉन mL/T-3, यानी कि इसका आ जाएगा m-1 mL/T-3। अपन लोग इतना ही करते हैं, इससे मैच कर लेते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा। तो वह चलते हैं, देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैच कर रहा था, उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चाहे आप भी अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। और ये बता दें भाई, ये जो 2000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब एग्ज़ाम के जो टेस्ट सीरीज होती हैं, जैसे टेस्ट बुक हो गया, ये मतलब आप दोगे, मतलब एग्जाम इसके मतलब प्रैक्टिस सेट करोगे, तो एज इट इज़ क्वेश्चन ऐसे ही छपे मिलेंगे। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जिसके जो दिया है, समान द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न घनत्व ρ1 व ρ2 के द्रव मिलाए जाते हैं तो मिश्रण घनत्व है। तो हमको बताना है भाई, मिश्रण घनत्व बताना है। तो हम बता दें, जब समान द्रव्यमान, मतलब ये समान द्रव्यमान दिया है, ये समान द्रव्यमान हो तो सूत्र अलग होता है। यही समान घनत्व होगा, द्रव्यमान की जगह घनत्व होता, तो उसका अलग सूत्र होता है। इसलिए यहाँ दिया है समान द्रव्यमान, तो इसमें आता है 2ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ये इसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो और जब एक घनत्व कांस्टेंट होता है, तब बता दें, उसमें सूत्र होता है ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। तो ये भाई इसका चौथे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब भाई चलते हैं, ये चौथा नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, किसी चालक से 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल जाता है, चालक पर आवेश होगा। मतलब भाई पूछा है, चालक पर आवेश पूछा है, तो बताना चाहता हूँ चालक पर। तो चलते हैं भाई, आपको पता ही होगा चालक पर आवेश क्यू बराबर सूत्र होता है, क्यू बराबर एन ई। एन मतलब दिया है इलेक्ट्रॉन संख्या 10 दिया है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, ई पूछा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सॉल्व कर लेंगे, तो 1.6 गलत हो गया भाई, इसको हम हटा लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। इसमें दिया है, इसका हम करते हैं, इसको लिखते हैं
1.6 इंटू 10⁻, यहाँ 19 है और यहाँ 6 दिया है, तो -19 और 6 करेंगे तो माइनस का 13 आ जाएगा। ये ऑप्शन देख लेते हैं किस में हो जाएगा। ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1+10⁻13, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, अति मॉडुलेट तरंग का मॉड्यूलेशन गुणांक। अति मॉडुलेट तरंग का मॉड्यूलेशन गुणांक बता दे भाई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट कुछ एग्जाम में आता है। अति मॉडुलेट तरंग का मॉड्यूलेशन गुणांक बता दें 1 से अधिक होता है, हमेशा 1 से अधिक होता है। तो भाई चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, n प्रकार के चालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। n प्रकार चालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये करेक्ट आंसर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये पी प्रकार चालक में ये होल होते हैं जिसे कोटर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, ओजोन मंडल अवशोषित करती है। बताना चाहता हूँ भाई, ओजोन मंडल जो अवशोषित करती है वो होती है परावैंगनी किरणें। आपको पता ही होगा परावैंगनी किरणें। ये भाई जो करा रहा हूँ वो डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट फंसेंगे। आप इन्हें कंप्लीट करें। ये सीरीज जो 2000 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, कंप्लीट करेंगे तो आप कोई भी टेस्ट दे देंगे, 15+ क्वेश्चन आपके कंप्लीट ही रहेंगे। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, हैगिंग तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। हैगिंग तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं कर सकते, ये गलत है। तो कर सकते हैं, तो बताओ भाई हैगिंग तरंग सिद्धांत द्वारा हम क्या स्पष्ट कर सकते हैं। व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण या नन ऑफ दीज। मतलब नन ऑफ दीज कुछ नहीं, ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो बताना चाहता हूँ भाई इसमें नन ऑफ दीज ना होकर आप ऑल ऑफ एबव होगा, मतलब ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही है। तो चलते हैं भाई ऑप्शन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। सॉरी भाई, मतलब थोड़ा PDF बनाया है और तो प्रॉब्लम हो रही है, नया सेटअप किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। फैराडे का नियम किसके संरक्षण पर संबंधित है। फैराडे ये दिया द्वितीय नियम। द्वितीय नियम आपको प्रथम नहीं दिया, नहीं द्वितीय। तो हम बताना चाहते हैं द्वितीय नियम, फैराडे द्वितीय नियम। आप ये बताइए कौन से सिद्धांत पर आधारित होगा। मैं बताना चाहता हूँ फैराडे का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जिसमें दिया है भिन्न भिन्न त्रिज्या वाली वर्षा की बूंदों की गति पृथ्वी पर पहुंचने पर होती है। तो बताइए समान होती है या अलग अलग होती है या क्षैतिज होती है या ऊर्ध्वाधर होती है। बताइए भाई। अब हम बताएं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग त्रिज्या की हैं, अलग अलग आकार की हैं। तो इसका जो वेग होगा या जो आएंगी अलग अलग ही ये आएंगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 दिया, केपलर का द्वितीय नियम बताइए। केपलर का द्वितीय नियम हम बताना चाहते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया है कोणीय संवेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी कुल ऊर्जा और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भाई केपलर द्वितीय नियम किस नियम पर आधारित है। मैं बताऊं केपलर द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर 12 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 12 क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, अंतरिक्ष यान पर बैठे व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान पर बैठे व्यक्ति को आकाश दिखाई देता है। तो बताइए भाई अंतरिक्ष पर बैठे जो व्यक्ति होते हैं उसको आकाश कैसे दिखाई देता है। ऊपर से बैठे, नीचे तो हमको पता ही सब नीला दिखाई देता है। ऊपर से बताइए, मतलब चंद्रमा पर या किसी भी अंतरिक्ष मतलब सैटेलाइट पर बैठे हैं, उस पर बैठने पर
यदि पृथ्वी की ओर देखते हैं तो वो आकाश कैसा दिखाई देता है। मैं बताना चाहता हूँ, इसमें आकाश काला दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन चलते हैं। 13 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है 13वें क्वेश्चन का। अब 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन दिया है, सौर परिवार में ग्रहों का निकाय किस नियम का पालन करता है। भाई इसमें मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसमें ऑप्शन कट गए हैं, तो मैं बस डायरेक्ट इसको बता देता हूँ। सौर परिवार में ग्रहों का निकाय किस नियम का पालन करता है। सौर परिवार में ग्रहों का निकाय केवल इसमें कोणीय संवेग मतलब कोणीय संवेग से अक्षर मतलब कोणीय संवेग का नियम का पालन करता है। इसमें जो नियम दिया है कोणीय संवेग होता है, यहाँ लिख लें कोणीय संवेग नियम का पालन करता है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये भाई सॉरी इसमें थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ये थोड़ी तिरछी हो गई थी, रोटेट ऑफ लग गया था जिस वजह से है। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। सॉरी भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। इसमें दिया है, अब 15 पे चलते हैं। 15 दिया, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे सैटेलाइट में एक व्यक्ति एक अंतरिक्ष यात्री का भार हो जाएगा। मतलब इसमें पूछा है अंतरिक्ष में व्यक्ति का भार बताइए क्या होता है। अब बताना चाहता हूँ, अंतरिक्ष में व्यक्ति भार 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 दिया है 1 किलोग्राम की किसी कार के लिए पृथ्वी का मान मतलब सॉरी भाई 1 किलोग्राम की किसी कार के लिए पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान 11.2 किलोग्राम पर सेकेंड है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का पलायन वेग मतलब 100 किलोग्राम वाली वस्तु का पलायन वेग बताऊं। ये जो पलायन वेग होता है ये किसी भी द्रव्यमान पर ना ही प्रक्षेपण किसी वस्तु के द्रव्यमान ना ही प्रक्षेपण पर निर्भर करता है, और इसलिए एक कांस्टेंट होगा जो कि, और ये पलायन वेग पृथ्वी का होता है ओनली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 पर। 1 किलोग्राम भार नहीं 1 किलोग्राम घंटा मतलब 1 kWh मतलब 1 किलोग्राम घंटा ऊर्जा का जूल में मान। मतलब इसमें 1 किलोग्राम घंटा का 1 किलोवाट आवर का मान पूछा है। इसमें किलोग्राम आवर का भार मान बता दें 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाए, जो ऑप्शन में सी करेक्ट दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, समान ताप पर 2 गेंदें टकराती हैं तथा संच्छेद होगा। समान ताप पर 2 गेंदें टकराती हैं तथा संच्छेद होगा। समान ताप पर 2 गेंदें टकराने पर केवल जब टकराती हैं तो उसमें अप्रत्याश टक्कर होता है, जिसमें संच्छेद क्या होता है ओनली रेखीय संवेग ना कि गति ऊर्जा। गति ऊर्जा के प्रत्याश संघट्ट पर होती है, और जिसमें दोनों ही रेखीय संवेग और जो कि रेखीय संवेग और गति ऊर्जा दोनों होती हैं, इसमें संच्छेद होती है। अब इसमें अप्रत्याश टक्कर है तो ओनली रेखीय संवेग ही कांस्टेंट होगा। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। 90 फैराडे का इसमें पूछा है फैराडे ये दिया फैराडे का नियम किसके साक्षर से संबंधित है। फैराडे के 2-3 नियम, सॉरी भाई ये हो चुका है। अब बताना चाहता हूँ मतलब ये हो चुका है। अगले क्वेश्चन मतलब कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। 19 क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन ये है, आपको दिखाना चाहता हूँ। 19वां क्वेश्चन ये है, अंडमान के इसमें दिया है। 19वां क्वेश्चन ये है, अंडमान के किस कण का पलायन वेग समानुपाती होता है। मतलब किस पलायन वेग हमने बताया था पिछले क्वेश्चन पे, पलायन वेग ना ही किसी भी प्रक्षेपण कोण ना ही द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसलिए मतलब इसमें
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब यही निर्भर नहीं, एम जीरो का मतलब होता है ये निर्भर नहीं करता। तो अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, पृथ्वी के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग v0 में पलायन वेग ve कितने गुना हो जाएगा। मैं संबंध बताना चाहता हूँ, इसमें संबंध होता है, मतलब कक्षीय वेग और पलायन वेग संबंध बताना चाहता हूँ, जो कि होता है ve इज इक्वल टू √2 इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ही हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट यही दिया है फार्मूला, और फार्मूला ही पूछा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। इसका 20 में का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। पृथ्वी तल से वह ऊंचाई जिस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान प्रभावी मान g/4 हो जाएगा, मतलब इस सूत्र इसमें हम चलो बताएंगे। इसमें सूत्र होता है, सूत्र ऊंचाई के लिए होता है g' बराबर होता है g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। अब बता दें, इसे सॉल्व कर इस फार्मूला से हो जाएगा पूरा। तो चलते हैं तो बताते हैं। और g/4 हो जाएगा, मतलब वह ऊंचाई जिसमें g/4 आ जाए। तो इसमें हम सॉल्व नहीं करते, अगला क्वेश्चन लाएंगे अगली सीरीज पर, सीरीज नंबर 4 पे, उसमें हम सॉल्व करा देंगे। इसमें हम टाइम नहीं बचा है, टाइम ज़्यादा है, टाइम टेकिंग है ये, और ये ज़्यादातर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर 3r/4 हो जाएगा। कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ध्रुवों पर उत्तरी त्वरण GP एवं भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण GE में संबंध बताइए। अब ये भी तो क्वेश्चन, यही डायरेक्ट फार्मूला है, और फार्मूला है, तो हम इसमें बता देते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण और भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण, मतलब ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण में संबंध बताएं, जो ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण होता है और भूमध्य रेखा से। तो इसमें GP मैक्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ पे है, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ये क्वेश्चन नंबर 23 दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, एक जेट इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जेट इंजन, बता दें भाई, जेट इंजन केवल संवेग संरक्षण पर सिद्धांत पर आया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब जेट इंजन भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम पालन करता है, जिससे संवेग संरक्षण नियम का पालन होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, किसी पिंड का भार अधिक होगा, किस पिंड का भार अधिक होगा, किसी पिंड का भार अधिक होगा कहाँ पर होगा, ये पूछा है। तो बताना चाहता हूँ, आपको पता ही, जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक वहाँ पे भार अधिक। तो बता दें, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए भार भी सबसे अधिक ध्रुवों पर ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर, अगले लास्ट क्वेश्चन, सीमेन का मात्रक है, मतलब इसमें सीमेन का मात्रक है। बताना चाहता हूँ, आपको पता ही होगा, सीमेन का मात्रक वैद्युत चालकत्व का होता है, ना कि देखने में तो ये सेम लगते हैं, थोड़ा सा अंतर है, पर ये इंग्लिश ही अलग होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन 25 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये कंप्लीट क्वेश्चन, और क्वेश्चन सीरीज तीसरी थी, जिसके 25 क्वेश्चन 3 करा दिए गए हैं, जो 75 क्वेश्चन हो गए। अगले सीरीज जो आएगी उसमें हम बताना चाहते हैं, उसमें हम 76 से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट 2000 क्वेश्चन ही कराएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको पढ़ लिया तो आप किसी भी टेस्ट के लिए एलिजिबल या क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये भी बता दें, मैं ज़्यादा फेंकता नहीं हूँ कि मतलब ज़्यादा कह दें कि 20 प्लस 25 प्लस